वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा, लास्ट टाइम हम क्वांटम नंबर्स कर रहे थे और क्वांटम नंबर्स में हम शायद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कर लिया था आई थिंक। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं आई थिंक ये भी मैंने बता दिया था। अब इसके जो है वो परमिटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ एन एल एंड एम का करते हैं। मतलब क्या आपके पास जो है वो अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी होगी हमने पढ़ा है, एम की वैल्यू कितनी होगी वो है ना। और एम जो है वो ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है। एल जो है वो सब शेल बताता है और एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जैसे आपके पास बेटा ये आपके पास सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके सराउंडिंग जो है आपके पास ये बन गया आपका क्या नाम लेते हैं उसको, फर्स्ट शेल। ये बन गया आपके पास सेकंड शेल। ये बन गया आपके पास थर्ड शेल, ठीक है। और इस तरह से जो है वो फोर्थ शेल भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो आपके पास है बेटा, यहाँ पे ये आपके पास न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये सारी वाली है ना। इसमें जो ये आपके पास जो है वो के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है, राइट। और इसको 1 2 3 4 भी बोलते हैं। तो ये जो के एल एम एन, इसमें एन इज इक्वल टू जो है 1 है। तो अगर के लिए एन इज इक्वल टू 1 है और एल के लिए के एन इज इक्वल टू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम जिसको बोलते हैं। और एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए, और एन इज इक्वल टू 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमने न्यूक्लियस की डायग्राम बनाई है बेटा। अब इसमें बेटा आपको जो है वो हमने बाकी भी किया जो क्वांटम नंबर्स किए थे, तो उसमें आपके सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर करेंगे। तो जैसे कि आपके पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपके पास एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू 1 है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ योर 1। ओके, तो उसके बाद आपके पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 बोल दिया मैंने। फिर हम 2 के लिए करेंगे। 2 मतलब इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसकी हो रही है, राइट। तो उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 लिख दिया मैंने, एन इज इक्वल टू 3, तो इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। फिर आपके पास जो है एन इज इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास इसकी बात हो रही है। हम 4 तक कर रहे हैं या 3 तक कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब इसमें आपको पता है वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल जो है वो वैल्यू ऑफ एल, एल क्या होती है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपने। एल की वैल्यू जो है 0 to 1 होती है, तो यहाँ पे आपके पास 0 to 1 है ना। तो यहाँ पे कितना है, 0 है ना, तो 1 है। तो 0 to 1 मतलब n-1 होता है, वो क्या होता है, n-1। 0 to n-1, तो 0 to n-1 का मतलब क्या हुआ, 0 to 0 में 0 से हो गया, और 2 n आपका 1 है यहाँ पे, तो आपके पास n-1 किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक ही वैल्यू है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो n की वैल्यू अगर 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या नाम लेते हैं आपको, 2 की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, 0 से चलना है और n-2, तो n-1, तो n है आपके पास 2, तो -1 मतलब 1, तो ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई 2। तो 2 के लिए 2 मैंने ऑलरेडी बताया है, इसीलिए 3 के लिए 0 1 एंड 2, 3 आ गई। और 4 के लिए 0 1 2 एंड 3, 4 की 4। अब इनमें हर का जो है इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ये आपके पास है एस, ये आपके पास है एस है, ये पी है, ये एस पी डी, ये एस पी डी एफ हो गया है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ योर एम एल या सिंपली एम भी बोल सकते हो। 0 के लिए 0 ही रहेगी। और अब इसमें जो है वो m की वैल्यू जो है वो l के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, l के ऊपर। l की दो वैल्यूज हैं, एक 0 है एक 1 है। तो सबसे पहले जो l की वैल्यू जो है वो इसमें आपके पास जो है वो m की वैल्यू जो है 0 के लिए 0 हो जाएगी, और 1 के लिए जो है वो होगी -1 0 + 1। आपको पता है ये चीज़ है ना, हमने करी हुई है। सिमिलरली इधर भी हमारे पास जो है वो 0 के लिए 0 होगी, और 1 के लिए -1 0 + 1, और 2 के लिए अलग से होगी -2 -1 0 + 1 + 2, यहाँ तक चले जाएंगे। तो इसी तरह इधर भी ऐसे होगा, 0 के लिए 0 रहेगी, और अगले के लिए जो है वो -1 +1 -1 +1, माइनस से करते हैं स्टार्ट,
एक मिनट अंडू कर लेते हैं, -1 0 +1, उसके बाद आपके पास -2 -1 0 +1 +2, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी -3 3 के लिए, मतलब ये वैल्यू जो है एक, अभी करते हैं -1 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो जो है वो सिर्फ इसके लिए है, मतलब जब आप 4s की बात हो रही है, इसको हम अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपस में, जीरो आपके पास जो है वो एस के लिए है, सब शेल के लिए कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये आ जाएगा 4s, तो इसके लिए हम 4s बोलेंगे। अब ये के लिए क्या हो जाएगा 4p, तो ये 4p आ गया, इसके लिए क्या था 4d, और इसके लिए क्या था 4p, ये हमने किया हुआ है। अब 4s में कितने आपके पास सब शेल होंगे, कितने जो 4s, तो ये सब शेल है, 4s के लिए कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, तो देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है, क्या है एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर आपके पास जो है p के लिए देखो आपके पास यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये p के लिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, कौन कौन सी 4px 4py एंड 4pz, तो इसको भी ठीक है। इसीलिए आपके पास इसमें जो है वो अब डी के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 1 2 3 4 5, तो डी के लिए जो है 5 हो जाएंगी, है ना, तो ये इस तरह से, और एफ के लिए जो है वो 7 होंगी, तो ये अगली जो है वो 7 है टोटल। तो इस तरह से हम किसी भी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होनी है वो हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये बताता है, राइट। तो इस तरह से आपको जो है ये करना है बेटा। अगला आपके पास जो नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज फोर्थ वन, वो है प्रिंस आपका स्पिन क्वांटम नंबर, क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इस क्वांटम नंबर्स को हम या तो ms लिखते हैं ऐसे, और इसको जो है सिंपली s भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सिंपली s भी। तो आपके पास क्या है बेटा इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, मतलब कि हमें पता है जैसे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा ना हमने, ये हमने पढ़ा, देखो मैं यहाँ रेड से करती हूँ, तो ये हमने जो है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट साथ के साथ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के साथ वो अपनी एक्सिस के भी स्पिन कर रहा है, मतलब ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं पर साथ में जो है उसकी स्पिनिंग भी हो रही है, वो ऐसे ऐसे स्पिन करके अपनी ही एक्सिस में भी स्पिन करके जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है, स्पिन भी हो रहा है। तो जो स्पिनिंग है ये इसकी जो है वो क्या बताती है, आपका जो है वो कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर जो है बताता है। तो स्पिन जो है इसकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, मतलब हो नहीं सकती है, होती है, मतलब ए दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन जो है क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज, जिसको हम पॉजिटिव हाफ लिखते हैं, और दूसरे की होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसको हम माइनस हाफ से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस के सराउंडिंग जो है वो स्पिन करता है, तो उसको हम जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर जो उसको डिस्क्राइब करता है, राइट। दूसरा बेटा आपके पास अगर हमने रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन्स की जो क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसका अप, आपका जो स्पिन अप होगी, और जो एंटी क्लॉक को शो करना है तो स्पिन जो है डाउन होगी, तो स्पिन डाउन करके हमने उसको शो करना है, राइट। तो ये तो स्पिन क्वांटम नंबर का इतना ही ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास जो एजिमेट्रिक क्वांटम नंबर था दैट इज फ्रॉम दैट वी कैन वी कुड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सिमिलरली we can calculate the spin angular momentum by knowing the spin of the quantum number. तो spin angular momentum और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल डिटो है, बट द ओनली थिंग इज डिफरेंट दैट इज एस, एल की जगह आपके पास क्या लिखना है, आपने एस लिखना है, एस इंटू s+1 एंड h/2 पाई, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है s जो है वो 1 होगी, क्या होगी 1 होगी, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए s जो है आपके पास सॉरी हाफ होगी, हाफ होता है ना स्पिन क्वांटम नंबर, हाफ होगी, तो हाफ आपने जो है वैल्यू पुट करके जो है उसका स्पिन में क्वांटम नंबर भी आप डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है।
इस तरह से हमारे पास हमने सारे के सारे जो है वो क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए। जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए बेटा, तो इन क्वांटम नंबर्स में जो अब हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने फिट हो सकते हैं ऑर्बिटल्स में, वो हमने वो डिसाइड करना है, राइट। तो आपको जो है आपके पास एक प्रिंसिपल है दैट इज नॉन एज अ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, पॉलीज, ठीक है। पॉली आई अपॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल की PLE स्पेलिंग हो जाएगी, इसका जो है वो क्या बोलते हैं, जो आपका लॉ है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग no two electron in atom can have four quantum numbers are same, मतलब no two electrons can have the same value of all the four quantum numbers। मतलब किसी ऑर्बिटल्स में, आपको पता है ऑर्बिटल में दैट कंटेन्स ओनली मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें जो आपके पास N की वैल्यू है, L की वैल्यू है, M की वैल्यू है, S की वैल्यू है, ये जो है अगर तीन की वैल्यू सेम होगी तो फोर्थ वन इज डेफिनेटली डिफरेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल जो है से उनकी जो वैल्यूज़ है वो सेम हो सकती है, N L M की सेम हो सकती है, बट फोर्थ वन इज जो है वो हमेशा ही डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल के शेल की बात करते हैं, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 1 है तो उसका जो है वो L इज इक्वल टू कितना होगा 0, और उसका M इज इक्वल टू भी कितना होगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 1s की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपके पास इसमें देखना है। अब हमने बोला ये आपके पास ये है आपका सब शेल है, 1s लिखा, तो इसमें ऑर्बिटल भी क्या आ गई, एक ही ऑर्बिटल है, तो 1s ही इसकी ऑर्बिटल हुई, है ना। तो इस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को बेटा हम जो है वो जैसे इसमें दो, इस ऑर्बिटल्स में आपके पास जो के शेल में जो है ऐसे कर लेते हैं, देखो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो दो इलेक्ट्रॉन्स में देखना है अब हमने, दो इलेक्ट्रॉन्स का n इज इक्वल टू जो है वो 1 हो सकता है, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसका L इज इक्वल टू क्या होगा 0, उसका M इज इक्वल टू क्या होगा 0, है ना। और उसका S जो है वो उसकी स्पिन जो है वो +½ है, क्लॉक वाइज उसकी जो है वो स्पिन है। तो अगर हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, उसका जो सब शेल है वो भी S सेम हो सकता है, S है, और M भी उसका क्या होगा, ऑर्बिटल भी उसकी सेम हो सकती है, बट S जो है उसका जो है हमेशा ही कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव उसकी एंटी क्लॉकवाइज उसकी जो है वो स्पिन होगी। तो ये शो करता है आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंडली जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये भी बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होंगे किसी सब शेल में, ठीक है ना। तो ऐसे सब शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। पी सब शेल में, अब पी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 3, हमने अभी पढ़ा। ये देखो पी सब शेल यहाँ पढ़ा था ना हमने, ये आपके पास एन जो है पी, तो P(x, P(y, P(z), तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स में जो है हमने हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और आपके पास डी में कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें, तो इसमें कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल जो है वो 7 होती हैं। देखिए ज़रा एफ ऑर्बिटल्स हमारे पास ये है, एफ वाली जिसमें n इज इक्वल टू कितना होता है 3 होता है, इसको एफ बोलते हैं ना। जिसमें s इज इक्वल टू ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3, इसमें l इज इक्वल टू 3 होता है। उसकी जो 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 नाम है वो क्या होता है f। इसके लिए 0 के लिए सबके लिए s, 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड 3 के लिए जो है वो क्या हो जाएगी, 3 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और एफ में देखिए यहाँ से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 ऑर्बिटल। तो ये जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स। अब देखो जरा यहाँ पे आपके पास इस वाले में देखो जरा आप, यहाँ पे आपके पास जो है वो एल की वैल्यू 0 है, तो एक ही इसमें जो है वो एस ऑर्बिटल ही है, एस सब शेल की एक ही ऑर्बिटल है। अब आपके पास जो एल की जो है वो दो वैल्यूज़ हैं एन के लिए, तो ये है 0 और 1, तो इसमें 0 के लिए 0 हो गया और 1 के लिए, तो इसमें जो है वो एल के लिए एल इज इक्वल टू 1 के लिए मतलब पी के लिए 3 ऑर्बिटल्स हैं। सिमिलरली देखो यहाँ डी आ गया, 2 डी के लिए होता है, तो डी के लिए देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डी ऑर्बिटल्स हो गई। तो ये ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है, ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस। तो ये हमारे पास जो है वो ऐसे बताता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास
इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, ठीक है। अब हमने जो है वो देखना बेटा कि अगर हम जो है वो ये आपने याद रखना है, मतलब ये जनरल फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल, कि नंबर ऑफ सब शेल किसी भी nth शेल में कितने होंगे, नंबर ऑफ सब शेल इन nth सेल, nth सेल मतलब 1 2 3 में nth शेल तो कितने होंगे, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है n। जितना अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अगर शेल आपका 1 है उसकी वैल्यू n, तो उसमें नंबर ऑफ शेल भी कितने होंगे 1। अगर 2 है तो 2 हमने किया, देखो जरा ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 सब शेल, अगर 2 है तो 2 सब शेल, है ना। अगर 3 है तो 3 सब शेल, और अगर 4 है तो 4 सब शेल, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके बाद आपके पास है नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे हम, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल। तो इसको कैसे करना है कि कितनी ऑर्बिटल होगी किस पर्टिकुलर सबशेल में, 2l+1। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी ऑर्बिटल्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो l की वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ देखो l की वैल्यू जो है वो 1 है। तो 1 में जो है कितनी उसमें ऑर्बिटल्स होंगी, तो क्या 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 फॉर्मूला पढ़ा हमने, 2l+1। तो ये दो आपके पास यहाँ पे 1 है, तो क्या लिखेंगे l इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 2l+1, तो कितना आ गया 1, यहाँ पे 2 1 + 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 3। तो आपको आपको पता ही है जब l की वैल्यू जो है वो आपके पास एन सब मतलब जब आपके पास एन की वैल्यू जो है 1 है तो उसमें ऑर्बिटल होती हैं -1 0 +1, तो 3 ही होती हैं, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी सिंपल, ये आपके पास जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल की क्या हो जाएगा, इन एनी सब शेल की बात हो रही है, इन सब शेल। तो सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2l+1, और सबको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या आप सिंपली 4l+2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं, और l की वैल्यू जो है आपके पास मतलब 1 है। 1 इन द सेंस कि आपके पास जो है p ऑर्बिटल, p सब शेल की बात हो रही है। तो देखो जरा यहाँ पे 4 × 1 + 2, तो कितनी हो गई 6। तो हमने ये देखा है ना, इसमें कितने, इसमें जो है वो कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं 3 +1 0 -1, तो 3 में हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हो गए 6। तो डायरेक्टली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन एनी सब शेल, इन एनी शेल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूलाज। ओके, तो एक हमने और पढ़ा था कि किसी भी उसमें ऑर्बिटल्स में जो है वो कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी और इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, ये हो जाएगा 2n²। देखो कैसे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 है, पहला है, तो उसमें कितने सब शेल होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने के लिए है ये, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कितने होंगे। अगर 1 इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर कितने होंगे 1, तो एक ही ऑर्बिटल होगी। तो आपने देखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक ही ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना, जब फर्स्ट शेल में। और अगर आपके पास सेकेंड सब शेल है, सेकेंड शेल है, तो 2 × n² मतलब सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब 4 मतलब 8। तो अगर आप सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, तो इफ़ n इज इक्वल टू 2, हमने पहले पढ़ा n इज इक्वल टू 2 है, तो l की वैल्यू 2 होती है, तो उसमें जो है वो कितनी आ जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 6 + 2 टोटल कितने आ गए 8। और अगर हम थर्ड में बात करते हैं तो उसमें जो 3⁻² हो जाएगा, 3 3 कितने होते हैं 9, 9 2 कितने हो गए 18 है ना। तो देखो जरा 1, यहाँ पे तो काउंट करो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 कितने हो गए 18। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 कितने हो जाएंगे, टोटल काउंट करने हैं हमने, तो ये हो जाएंगे 1, यहाँ पे ऑर्बिटल काउंट करते हैं फिर उनका डबल कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
तो 16 हुए इसमें, ठीक है ना। तो 16 प्लस ये इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास। कैसे कैसे, ये आप फोर्थ में आपके पास जो है वो 4s है, फिर 4p है, फिर 4d है, फिर 4f है, ऐसे है ना, 4f है। तो इसमें जो है वो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आएंगे, p ऑर्बिटल्स में 3, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10, और इसमें कितने आ जाएंगे, 14। तो टोटल कैलकुलेट कीजिए, 6 और दिस 12 और ये आ गया 32। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बेटा जैसे क्वांटम नंबर आपने पढ़े तो आपको ऐसे तो आ जाते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होगा वो होगा, बट अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ तो कई बार बच्चे जो हैं वो गड़बड़ करते हैं। वो एक ही रूटीन पकड़ते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू इसका 0 आ जाएगा, और m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। ये यही लिखते हैं। बट बेटा इसमें जो है थोड़ा सा इसमें चीज़ें जो है डिफरेंट भी पूछी जाती हैं। देखिए जैसे बोला कि लिस्ट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m फॉर, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। क्या था कि लिस्ट ऑल द वैल्यूज़ ऑफ लिस्ट all the values of L and M for n is equal to 2 या n is equal to 1। तो ये तो हमने लिख दी सारी वैल्यू। जैसे जैसे आपके पास n is equal to जो है वो 2 है, तो l is equal to क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करना है और n से 1 घटा देना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 1 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 1। तो मतलब l की वैल्यू 2 ही होती है, सिंपली सी याद रखनी है, ठीक है। अब और इसमें जो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू जो है इसके लिए जो है 0 आएगी और इसके लिए जो है वो -1, 0 + 1। तो इस तरह से आ गई है ना, ये लिस्ट कर दी हमने। ये तो था सिंपल क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है। अब कई बार क्या होता है, बोल रहा है यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। मतलब आपको जो है SPD नोटेशन बतानी है, जिसमें आपको ए में बोला है कि n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। तो हमें ये अच्छा सारा इसका आंसर हम आगे लिखेंगे, ठीक है। अगला भी है आपके पास, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। सी है आपके पास n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। फोर्थ है आपके पास जो है वो डी, दैट इज योर n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। इतना कर लेते हैं। अब इसमें देखो n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, नोटेशन कर रहे हैं। अब अगर तो सिंपली बोलता कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, 1 है, और उसके जो है उसमें बताओ पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, तब तो हम ऐसे लिखते कि n इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0। ये तो इसमें एक ही आनी है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए l की वैल्यू अगर 0 हो तो उसको कैसे नोटेट करते हैं हम, s से। तो ये आ जाएगी 1s, इसकी नोटेशन आ गई। सिमिलरली अब n की वैल्यू जो आपके पास 3 है, क्या है, 3 है, और l की वैल्यू जो 2 है। अब देखो 3 की जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l है, मतलब अगर n इज इक्वल टू आपके पास 3 है तो l की वैल्यू जो है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ये इसके जो है पॉसिबल, पर इनमें से जो है वो आपके पास सिर्फ ये वाला दिया है, इनको नहीं बोला है। अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होनी थी, 3s, 3p एंड 3d। बट हमें जो है यहाँ पे सिर्फ बताया है कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, और तीनों में से सिर्फ l की वैल्यू 2 ही दी हुई है। तो हमने यही देखना है कि l की वैल्यू जो है वो क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि l की वैल्यू 0 होगी तो s, l की वैल्यू 1 होगी तो p, l की वैल्यू 2 होगी तो d, l की वैल्यू 3 होगी तो f। इतना ही हमें करना है याद सिर्फ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3d, क्या आ जाएगा, 3d। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जो है 3 है तो 3 लिख दिया, l की वैल्यू यहाँ 1 आ गई तो 1 के लिए क्या आता है, p, तो 3p दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू 1 है तो p आ जाएगा। आया समझ। तो इस तरह से हम जो है वो इनको जो है वो नोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स आ जाएंगी इनकी जो है, ठीक है। अब आपके पास जो है और बताती हूँ मैं, एक दो और कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ियाँ करते हैं, ठीक है। अब हो रहा है गिव ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एम एस फॉर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन n इज इक्वल टू 2। तो सिंपल है कि n इज इक्वल टू 2 नहीं 3 दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि आपको l की वैल्यू बतानी है, इसमें आपको एम एल की वैल्यू बतानी है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एम एस की मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3, तो इसमें l की वैल्यू हमने ऐसे लिखेंगे, l की वैल्यू जो है वो 0, 1,
2, ये आ गई एल की वैल्यू। अब एम की वैल्यू जो है वो, एम की वैल्यू जो है इसके लिए जो है वो इसमें लिख देंगे एम एल, एम की वैल्यू इसके लिए जो है वो 0 ही होगी। इसके लिए एम की वैल्यू जो है 1 के लिए -1 0 +1 ये आ जाएगी। और इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट -2 प्लस -1 0 +1 +2, तो ये आ गई है ना। और फिर बोला एम एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन की है, तो ये क्या है आपके पास ऑर्बिटल्स है, तो आप लिखोगे एम एस, इसके लिए +-½ +-½ मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, तो उसमें +-½ स्पिन होगी। इसमें भी +-½ फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल वैल्यूज़ मतलब हर के लिए जो है ईच वैल्यू ऑफ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम एल, है ना। यहाँ भी +-½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम एल, मतलब सब में जो है यहाँ भी +-½ इसमें भी +-½ इसमें भी +-½ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हर अलग उसमें होते हैं। तो इस तरह से हम एम एस की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से दिया था। अब आपके पास बेटा ये बताया है कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि what are the possible orbitals, which of the following orbitals are possible, इनमें से कौन सी ऑर्बिटल जो है पॉसिबल है। ओके, इसको हम बाद में करेंगे। एक और बताती हूँ मैं, आपको ये बताना है, आपको दिया हुआ है 1p, ठीक है, और 2p, फिर आपके पास 3s 4d और 3d ऐसे दिए हैं। ये 3s कर लेते हैं। अब इसमें बोला है आपने इसमें बताना है एन की वैल्यू क्या है, आपने बताना है एल की वैल्यू क्या है, आपने बताना है एम एल की वैल्यू क्या है, और आपने एस की वैल्यू भी बतानी है, एम एस की वैल्यू क्या है ये बतानी है आपको। ये सपोज ये पूछा है, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो दिया है उसी का ही लिखना है, उसके बजाय कुछ नहीं लिखना है। आपको ये दिया है तो आपने इनके बारे में ही बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1p है, तो 1 मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1, पी का मतलब क्या हुआ, पी की वैल्यू जो है वो एल की वैल्यू कितनी है इसमें 1, क्योंकि जब एल की वैल्यू जो है वो पी होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, है ना। और एम की वैल्यू अगर करनी है तो इसमें क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू जो है वो एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये हो जाएगी -1 0 +1, ये 3 आ गई। और एस की वैल्यू क्या, एम एस की वैल्यू क्या होगी, +-½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ योर एम एल की ईच वैल्यू के लिए हाफ +-½ आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना ईच वैल्यूज फॉर एम एल, ठीक है। इसके लिए देखो आप यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा, n = 2, और एल अगेन आपका p है तो 1 आ गया, -1 0 +1 सेम आ गया, और यहाँ पे +-½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम एल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो n की वैल्यू जो है वो 3 है, और l की वैल्यू इसमें क्या आ गई 0, तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0, और इसकी तो वही होगी m +-½ सिमिलरली आपके पास अगले में 4d में जो है वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू जो है d के लिए जो l की वैल्यू जो है 2 होती है, काउंट कर लो। और इसमें जो है वो -2 -1 0 +1 +2 और +-½ फॉर स्पिन क्वांटम नंबर के +-½ फॉर ईच वैल्यू ऑफ एम एल, क्योंकि इसमें भी +-½ इसमें भी सब में ऐसे लिखना होता है इसको। अगला आपके पास 3d आ गया, तो n = तो 3 आ गया, और l = जो है इसमें भी 2 आ गया, सेम ऊपर की तरह ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको जो है बेटा कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात और है, इसमें आ रहा है कि विच ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल और नॉट, ये बोल रहा है कि 1p पॉसिबल है कि नहीं है, 2s पॉसिबल है कि नहीं है, 2p पॉसिबल है कि नहीं है, और 3f जो है पॉसिबल है कि नहीं है, ये देखना है हमने कि इनमें से पॉसिबल क्या है। अब देखो बेटा, ये यहाँ से जाना है आपने, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 1 है, तो n = 1 है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी जो है वो l है। l जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स s है, इसका मतलब है p जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे बिकॉज योर कौन सा क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर डज नॉट अलाउ व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो, तो एल की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती है, 0 होगी, और वो s स्टैंड करती है उसके लिए, ठीक है। अब 2s के लिए n की वैल्यू 2 है ना,
तो एल की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो भी हो, जीरो है इसमें दिया हुआ, एल की वैल्यू कितनी जी जीरो, तो ये पॉसिबल है क्योंकि एन इज इक्वल टू टू हो तो एल की वैल्यू जीरो और वन हो सकती है, तो यहाँ जीरो ही है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि एस है तो पॉसिबल है। अब टू पी की वैल्यू, एन इज इक्वल टू टू, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक तो जीरो और दूसरी क्या वन, तो वन के लिए जो है वो एल इज इक्वल टू वन जो है वो पॉसिबल है ना, तो जीरो भी पॉसिबल है और वन भी, क्योंकि यहाँ पी है तो पी इसमें पॉसिबल है तो पॉसिबल है। आगे आ जाएगा एन इज इक्वल टू थ्री, थ्री में जो है हमारे पास एल की वैल्यू जो होती है जीरो और वन और टू, थ्री आ गया, तो थ्री का मतलब है एस पी डी, तो एस पी डी आता है एफ, इसमें जो है इट डज नॉट पॉसिबल, डज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसमें आंसर देना है, अरे क्या रीज़न देना है, क्योंकि आपका जो एल जो है सब्सिडरी क्वांटम नंबर जो है आपका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है डज नॉट अलाउ दिस वैल्यू फॉर एनीथिंग विच हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनी इलेक्ट्रॉन विच हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री, ठीक है, फोर के लिए ये फिजिबल है, तभी हमारे पास जो है वो वन पी नहीं एग्जिस्ट करता, टू डी नहीं एग्जिस्ट करता, टू डी क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, देखिए एन इज इक्वल टू जो है वो टू है, तो एल इज इक्वल टू जीरो और वन हो सकता है, दैट मीन्स एस और पी, तो डी इसमें नहीं आ सकता, तो इसलिए जो है डी टू डी नहीं होता है, टू डी ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर हमने जो है वो क्वांटम नंबर्स के बारे में काफ़ी पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके पास है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बाउंड्रीज सरफेस डायग्राम्स। अब बेटा आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इवन अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस चले जाएं, न्यूक्लियस से दूर चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डायग्राम बनाई थी आप लोगों को, ये तो इसमें हम, ये आपके पास डायग्राम थी, तो इसमें अगर हम जो है वो बहुत दूर, ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो हम बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो नहीं है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन की जो है पॉसिबिलिटी जो है वो है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो ऐसे जो है स्पेसिफिक डायग्राम जो है वो उसकी जो शेप जो है वो ऑर्बिटल्स की नहीं बना सकते हैं, बट इवन देन जो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है, द मोस्ट प्रोबेबल region around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, that is from 90 to 95, उस रीजन को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल जो है हमारे पास, ऑर्बिटल क्या पोर्शन है, वो रीजन है, वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे बेटा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो है, आपको सिर्फ इसमें जो है ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे जो है आपके पास शेप जो है वो मतलब इसमें जो है कितनी रेडियल फंक्शंस हैं, क्या होता है, इतना ही, आया कहाँ से उसको करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये आपके पास आ गया बेटा, इसमें आपके पास जो है वो ये आपके पास है वेव फंक्शन, हमने की थी बात, इधर है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर, तो जो अगर हम फर्स्ट S1s ऑर्बिटल के लिए जो है वो इसका वो करें रेडियल वेव फंक्शन, तो ये इसकी जो ये जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से आता है, ठीक है। अगर हम 2s के लिए करेंगे तो 2s में जो है वो क्या आता है, यहाँ पे सेम आ गया, इधर को भी आर आ गया, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो है वो जो आपके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ऐसे और एक टाइम में वो नोडल प्लेन में चला जाता है और ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीज़ है इसका मतलब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे हैं, वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो ये, तो इस तरह से अगर हम वेव फंक्शन और इसके बीच में डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास आया, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, जहाँ पे इसने वेव फंक्शन जो है वो कहाँ चला गया, नेगेटिव में चला गया, और जिस पॉइंट से ये नेगेटिव में गया वो उसमें जो है वो आ गया आपके पास जीरो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है नेगेटिव साइड में हो गई, ठीक है। तो इन्हीं से जो है वो ड्रॉ किया गया है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम वेव फंक्शन को स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब हम जो है डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है कर सकते हो, जैसे आपके पास यहाँ साइज स्क्वायर है, साइज स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये जो है फर्स्ट 1s ऑर्बिटल के लिए ये ऐसे आया बेटा, 1s ऑर्बिटल के लिए, मतलब कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है कैसी है, जब न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज हैं
तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो इलेक्ट्रॉन है कुछ पर बहुत कम है, और फिर हम कुछ डिस्टेंस तक जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है, देखो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज, देखो ये न्यूक्लियस है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम आ रही है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम हो रही है। तो ये आ गया आपके पास 1s के लिए। अब दूसरे के लिए जो है आपके पास यहाँ पे 2s के लिए, अब 2s में भी आपके पास सेम डायग्राम आएगी, बट उसमें क्या होगा कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसको बोलते हैं नोड्स या नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? नोड या इसको नोड बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? नोड या इसका नाम है नोड या रेडियल नोड। यार रेडियल नोड मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग। तो ये आपके पास यहाँ 0 आ गई, और उसके बाद आपके पास एक और इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फिर से ज़्यादा हुआ, और फिर वो ऐसे हो गया। तो अगर 2s में जो है वो इस तरह से 2 ग्राफ आए, ठीक है, और बीच में एक नोड आ गया। सिमिलरली हमारे पास अगर p के लिए हम करते हैं तो p का ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा कि आपके पास शुरू में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 0 थी, फिर उसमें थोड़ा पीक आई, फिर उसमें जो है वो कम हो गई। ठीक है, आपने इधर को साई स्क्वायर और इधर को आर ही लेना है। क्या लेना है? आर, इस साइड को आर लेना है। तो ये अब वन थिंग जो आपने नोट करनी है कि जैसे 1s और s ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप जो है वो कैसी है? मतलब वो कैसी है? नॉन डायरेक्शनल है। उनकी शेप जो है वो सराउंडिंग मतलब वो रेडियल अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो सिमेट्रिकली जो है प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द डायरेक्शंस। ठीक है, बट इन केस ऑफ 1s और इन केस ऑफ 2s क्या होगा कि इसमें दो दो आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाएंगी और बीच में आपके पास नोड आ जाएगा। ये आपको ध्यान नंरखना है। मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ इसके साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, होगा वैसा ही सेम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं बेटा। आगे आपके पास है बेटा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है वो अब हमने इनकी जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स करनी है। जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में आपके पास, आपको पता है कि हमारे पास फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, बट फिर भी हम जहाँ तक उनकी संभावना होती है उससे हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कि उसकी शेप ही है। तो अगर हम 1s के लिए जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल इट इज़ नॉन डायरेक्शनल है और आपकी बिल्कुल स्फेरिकल इन शेप है। कैसी है? स्फेरिकल। और यहाँ पे ये आपके पास 1s ऑर्बिटल है। कैसी है ये? 1s ऑर्बिटल। ठीक है, लिखती मैं बाद में पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये आपके पास जो है वो 2s के लिए बनाया मैंने, ये 2s के लिए बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो ऐसे है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये जो 2s ऑर्बिटल है ये कैसी है? स्फेरिकल इन शेप है। मतलब इसमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों डायरेक्शन में बराबर आपके जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। ये इसमें जो है वो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, तो ये इधर को ऐसे और ये ऐसे है ना। तो ये तो अब इसमें क्या है बच्चे, जो आपके पास देखो जरा इसमें क्या है, ये आपके पास इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो, अगर हम फर्स्ट टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है वो काफ़ी क्लोज है वो न्यूक्लियस के। बट अगर हम 2s में जाते हैं तो 2s में क्या है कि जो शुरू में तो इसमें तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे ही है जैसे 1s में है, बट बीच में फिर ये जो मैंने ये और ये जो गैप आया इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस रीजन्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो जहाँ पे जो जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं हम इसको? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नोड बोलते हैं, या नोड और क्या बोला था मैंने? रेडियल नोड बोलता है। रेडियल मतलब पूरे रेडियस के सराउंडिंग है ना। और दूसरा, और यहाँ पे फिर से आपके पास जो है वो एक नोड आएगा और उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से एक रीजन में आएगी जो मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से आपके पास 1s, ये जो है आपके पास ये 1s ऑर्बिटल है, और ये आपके पास जो है वो 2s ऑर्बिटल है। कैसी है? 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें जो है वो शेप ऑफ जो 1s है वो थोड़ी छोटी होगी, 2s की बड़ी हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये साइज छोटा ड्रॉ कर दिया, मुझे इतना ड्रॉ कर दे तो मेरा बड़ा चला जाता। तो इसलिए जो है ऑलवेज रिमेंबर 1s में सिर्फ एक साइज जो है छोटा होगा, शेप दोनों की सेम होगी 1s 2s 3s की, बट साइज बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होता जाएगा। मतलब साइज ऑफ 4s ऑर्बिटल इज बिगर देन दैट ऑफ 3s, देन दैट ऑफ 2s, देन दैट ऑफ 1s, और उसमें नोड्स भी वैसे वैसे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और
क्लियर। और नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो इसमें रेडियल नोड जो हैं वो किसी भी उसमें कितने पाए जाते हैं वो आपके पास डिपेंड करता है जैसे n-1 के ऊपर। मतलब जैसे यहाँ पे n जो है वो आपके पास 1 है, तो है ना, तो 1-1 इस वाले में आपके पास 0 नोड हो गए। अब 2s में क्योंकि इसका जो है n=2 है, तो 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 1 नोड। 3s में इसमें फिट करिए तो 2 नोड। अब 4s में कितने हो जाएंगे, 3 नोड। मतलब एक एक नोड कम होता जाएगा। अगर मैं 3s की जो है डायग्राम बनाना चाहूँ तो उसमें जो है वो, जैसे मैं छोटी छोटी बना देती हूँ, जैसे ये, तो ये आ गया, ये इसके पास जो है नोडल प्लेन आ गया यहाँ पे, ये आपके पास जो रेडियल नोड आ गया। उसके बाद एक रीजन और आ गया जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आपके पास जो है एक नोडल प्लेन आ गया, नोडल प्लेन में नोड्स आ गया। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जा गई। देखो जरा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की है उसको मैं डॉट डॉट कर दूंगी, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आपके पास ये आ गया, और बीच में जो गैप है ये नोड्स हैं। तो 3s में 2, 4s में 3 और 1s में 0, इस तरह से आपके पास जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इनकी शेप्स, और क्या क्या शेप बोली इनकी, स्फेरिकल शेप। कैसी शेप है, स्फेरिकल, नॉन डायरेक्शनल। ये मैंने बनाई थी डायग्राम नॉन डायरेक्शन को शो करने के लिए। नॉन डायरेक्शन का मतलब देखो, अब स्फेरिकल शेप है अगर, है ना, कैसी है, स्फेरिकल शेप है, तो ऑब्वियसली इसमें जहाँ मर्जी चले जाएंगे, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ओरिएंटेशन, सब चारों तरफ जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन ऑल डायरेक्शन। ये आपके पास जो है सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है, तो सभी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में जो है वो बराबर है, ठीक है। अब आपके पास आ गई नेक्स्ट वन जो शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल्स में क्या है बेटा, इसमें जो है वो ये अराउंड द न्यूक्लियस जो है, इसमें जो है 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। जब L=1 होता है तो उसके 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। दैट इज आपने पढ़ा था, ओरिएंटेशन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ML= इसमें क्या हो जाएगा, -1 0 +1, ठीक है। जिसमें हम बोलते हैं कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ को जो है वो पाए जाते हैं। तो ये एक्स, जो एक्स की तरफ पाए जाते हैं उनको बोलते हैं PX, जो वाई डायरेक्शन में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं, जो ओरिएंट करते हैं मतलब वो PY, और जो जेड की तरफ होते हैं वो PZ, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशंस। तो इस तरह से हम जो है वो इनकी जो है, बट इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जो है वो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल पाए जाते हैं, और इनकी शेप जो है वो डम्बल शेप बोली जाती है। कैसी बोली जाती है, डम्बल शेप। इसे डम्बल्स होते हैं ना एक्सरसाइज करने वाले, उनकी तरह ही है बिल्कुल। तो इधर को आपके पास एक्स डायरेक्शन, इधर को आपके पास जेड डायरेक्शन, और इधर को आपके पास वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे जो जेड डायरेक्शन की तरफ है ना, देखो ये, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे इनकी जो ऑर्बिटल अगर डायग्राम आपको शो करने आई, अगर आपको डायग्राम शो करने आई बेटा, तो आपने जो है वो ऐसे बना देनी है। तो उसमें जो है ये फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखानी है। तो यहाँ पे इन लोब्स में, दोनों साइड के दोनों लोब्स में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है। सिमिलरली हम जो है PY की करेंगे, 2P की बात हो रही तो 2PY की बनाएंगे, तो ऐसे, और ये इधर को बना दी। तो यहाँ पे वाई, तो वाई डायरेक्शन की तरफ जो है हम ऑर्बिटल डम्बल शेप बना देंगे, और इधर को वाई वाई लिख देंगे। ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास जेड है, ठीक है। और ये ऐसे, तो ये आपके पास आ गई बेटा कौन सी, ये आई आपके पास PY, ये आपके पास है PX, और सिमिलरली हमने जो है PZ भी बनानी है। तो PZ मैं नेक्स्ट भी बना देती हूँ, तो वो ऐसे बन जाएगी। डायरेक्शन जिधर को बनानी है उधर को पहले बना लेनी। जेड डायरेक्शन हमने इधर को बनाई है, बाई कन्वेंशन है बेटा ये, कि ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया, तो ये जेड। तो इस तरह से आपके पास ये जेड की शेप आ गई, ठीक है। ये जो मैं ऐसे से कर रही हूँ डॉट डॉट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास बेटा इन लोब्स में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। बट आप देखो, इस अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करती हूँ, ये देखो ये प्लेन ड्रॉ किया मैंने, इतना सा ऐसे प्लेन, मतलब एक शीशा लगा दिया, ठीक है ना। तो इस प्लेन में आप देखो कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है ना। तो इस तरह से इनको प्लेन बोलते हैं। मैं इसको मिटा रही हूँ,
ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो इनमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जो इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस कैसी है, मिनिमम है। तो इनको बोलते हैं नोडल प्लेन्स। क्या बोलते हैं उनको, वो कैसे थे, रेडियल प्लेन, और इनमें क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स। और नोडल प्लेन जो है वो आपके जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है कैसी होगी, कम होगी। सिमिलरली जैसे आपके पास पी ऑर्बिटल के सभी पी ऑर्बिटल, चाहे वो 2p हो, 2 3 हो, 3p हो, 4p हो, सभी की शेप डंबल होगी। साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है बढ़ जाएगा। मतलब 4p ऑर्बिटल की जो साइज है बिगर होगा एज कम्पेयर टू 3p एंड एज कम्पेयर टू 2p। 1p तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल इनकी जो है वो करते हैं। नोडल प्लेन्स में आपको बता दिए कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है मिनिमम होती है, उनको हम नोडल प्लेन बोलते हैं। नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी इन ऑर्बिटल की शेप के बाद, ठीक है। प्लेन बता दिया मैंने, नोडल प्लेन होता क्या है कि नोडल मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है कम हो गई, पर हम उसमें जो एक प्लेन बना देंगे तो वो उसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो है मिनिमम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 है, ठीक है। तो आगे आपके पास आ गया शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल में आपको पता है अगर आपके पास L इज इक्वल टू 2 है तो इसमें जो अब वैल्यूज आ जाएंगी वो आ जाएंगी -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, सॉरी तो ये आ गई। तो 5 हो गई इसमें। तो 5 जो है 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके डी में। कितनी है, 5। चाहे वो 2D हो, चाहे 2D तो होता ही नहीं है, 2p हो, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, 3D हो, 4D हो, 5D हो, सभी की शेप एक ही होंगी। ओनली डिफरेंस इज साइज इनका जो है अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम इनकी करेंगे शेप्स। अब इसमें हमारे पास बेटा जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर डिजाइनेटेड लाइक 3D XY, 3D XY YZ एंड 3D ZX। ये हो गई 3। उसके बाद आपके पास है 3D X² to Y², और उसके बाद है आपके पास लास्ट 3D आपकी Z², ठीक है। कैसी है, 3D Z²। ये आपके पास जो है इनके शेप्स, इन ऑर्बिटल्स का नाम है। अब इनकी शेप्स कैसी हैं, ये जो आपके फर्स्ट 4 हैं, ये जो फर्स्ट 4 हैं इनकी शेप एक जैसी है और इसकी शेप एक जैसी है। जो फर्स्ट 4 हैं इनको बोलते हैं क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर लीफ की तरह होती है। और इसकी जो है वो डोनट, डोनट शेप, डोनट वो खाते हैं ना डोनट, वो उसकी तरह शेप होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इनकी, अब इनकी शेप्स ड्रॉ करेंगे हम। शेप्स ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे बेटा हमारे पास जो है वो ये सबसे पहले करेंगे हम XY की, किसकी करेंगे, XY। तो हमें पता है इधर को हमने Z एक्सिस ली है, इधर को हमने जो है वो X एक्सिस ली है, और इधर को जो है हमने जो है वो Y एक्सिस ली है। तो DXY का मतलब क्या है, DXY का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो Y और X के भी, Y और X के बीच में जो है वो होंगे। तो कैसी आएगी इसकी शेप, हमारी इनकी आएगी ऐसे, देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, हो गया ना। और ये Y की क्लोज, मतलब X और Y के क्लोज क्लोज होंगी। तो इस तरह से इसकी जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हम जो है वो बनाएंगे अगले की। तो नीचे बनाती हूँ, बेशक ये थोड़ा खुला बनाती हूँ। तो ये अगले की बनाएंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास है YZ। अब YZ आपको पता है कि ये इधर को आपके पास Y है, बीच में बनानी है। इलेक्ट्रॉन जो इन डायरेक्शंस के बीच में पाए जाते हैं, मतलब ये Z है, तो ये Y, ये Z, और ये आ गई आपके X। तो इसमें जो YZ ऐसे बनानी है Y और Z के बीच में। तो ये देखो Y और Z के बीच में ये आ गया, और दूसरी जो है वो ऐसे बनानी है। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसको ऐसे बनानी है, और बाकी इसको जो है वो कर देना है, राइट।
तो ये आ गया बेटे। अगली जो है हमारे पास ये आ गया आपके पास डी वाई, देखो ये वाई है और जेड है, डी वाई जेड। अगली आ गई हमारे पास जी डी जेड एक्स। जेड एक्स में इसमें तो बिल्कुल सिंपल, इधर आपके पास जेड है, इधर को आपके पास एक्स है, तो इसमें जो आप बनाओगे तो आपके पास बन जाएगी ये एक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगी ऐसे, जेड और एक्स के बीच में ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगी। और इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐसे आपने दिखा देने हैं। और वाई आपको इधर जो है आपको वाई जो है वो ऐसे कर दोगे, ठीक है। ये वाई बना दिया आपने, ये मेरे से डबल एरो हो गया, ओके। तो आगे आपके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल जो बनानी है, अब लगा पता है इसको क्या है, एक मिनट। ये देखो ये इसमें जो है वो आपके एक्स और वाई के बीच में हुई है, किसके बीच में हुई, एक्स और वाई के बीच में। अब आप अगला देखो, अगली डायग्राम बनाएंगे हम किसकी, आपकी, अब बनाएंगे हम डी एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर। तो डी एक्स स्क्वेयर का मतलब एंड वाई स्क्वेयर का मतलब क्या है, इधर को एक्स है, इधर को जेड है और इधर को आपका वाई है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें जो है अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ था बीच में, यहाँ क्या करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस बनाएंगे और अलोंग द वाई एक्सिस बनाएंगे। इधर को वाई है आपका, ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इधर जो है वो मैक्सिमम है। तो ये आपके पास इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे हमने इनके अलोंग एक्सिस के, उधर क्या था इन बिटवीन द एक्सिस किया था, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आ गया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब देखो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जो डी एक्स वाई है, इन दोनों की जो है एक जैसी लग रही है, एक पर इसमें फ़र्क है। जो डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है वो जो पाए जाते हैं और लोब्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपकी 45 डिग्री पे है, और ये थोड़ी जो है वो 45 से अंदर के बीच में है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगला आपके पास आगे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है दैट इज़ योर डोनट शेप। इस इन सबको देखो, सबकी चाहे अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे मर्जी हो, पर सबकी शेप जो है वो एक जैसी है। बट यहाँ पे आपको जो है जो डिफरेंट शेप मिलेगी, क्या शेप मिलेगी, इसमें है डी जेड स्क्वेयर। तो आपके पास डम्बल शेप जो है अलोंग द जेड स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे। और इसमें जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है। तो ये इधर आपके पास आ गया जेड, इधर आ गया एक्स और इधर आ गया आपके पास वाई, ठीक है। तो ये आपके पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं जिनको आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इधर आपके पास ऐसे कर सकते हो। तो इस शेप को बोलते हैं डोनट शेप, और बाकी जो रेस्ट फोर्स हैं उनको बोलते हैं क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ नोड्स एंड नोडल प्लेन्स एंड एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो स्फेरिकल और रेडियल नोड जो हमने पहले किए, स्फेरिकल और रेडियल नोड, रेडियल और स्फेरिकल नोड ये एक ही बात है, ठीक है। जो आपके पास जिनमें स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, टोटल में n-l-1 इससे फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1s के लिए फाइंड आउट करना है, 1s के लिए तो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s का 1, l कितना है उसमें 0, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो 0 आपके रेडियल नोड आ गए। सिमिलरली 2s में तो कितना था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ जाएगा, माइनस आपका प्रिंसिपल क्वांटम एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है 0 -1, तो एक नोड आ गया। ये रेडियल नोड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर 3s के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आपका 3 -0 -1 इज इक्वल टू 2 नोड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2। सिमिलरली रेडियल नोड अगर आपने पी में फाइंड आउट करने हैं, किसमें पी में, मतलब 2p में फाइंड आउट करने हैं, 3p में फाइंड आउट करने, तो कितने आएंगे। अब 2p में प्रिंसिपल आपके पास इसमें देखो n इज इक्वल टू 2 आ गया, और p इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 और -1, तो कितना आ गया 0 रेडियल नोड है। सिमिलरली आपके पास 3 में 3 आ गया, आपके पास n इज इक्वल टू 3 आ गया, l इज इक्वल टू 1 आया, और ये आपके पास 1 आया, है ना। तो 3p में जो है आपके पास जो है वो 1 रेडियल नोड होगा, क्या होगा 1 रेडियल नोड।
3 - 1 - 1 तो 2 घटाए तो 1 रेडियल नोड। तो इस तरह से हम रेडियल नोड जो है वो इससे कर सकते हैं। तो रेडियल नोड जो है वो नोडल प्लेन्स जिसको बोलते हैं हम, कि ये कैसा है, इस प्लेन में जो है इट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो उसको हमने बोला रेडियल, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग होता है। दूसरा आपके पास है एंगुलर नोड। क्या होता है? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड जो है वो, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन जो हमने अभी बनाए थे ना, वो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। नोडल प्लेन जैसे कि हमने ये बनाया था, तो इसमें ये जैसे ये था आपके पास DXP ऑर्बिटल के लिए, तो इसका जो एंगुलर नोड है वो ऐसे, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन वो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो 0 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो एंगुलर नोड जो है वो किसके बराबर होता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, नॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गलती से स्लिप ऑफ टंग। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, योर एंगुलर नोड। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास यहाँ पे एल, इसकी जो है एस इज 1s के लिए एंगुलर नोड कितना होगा? तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या, सॉरी इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इसमें भी क्या आएगी? 0, क्योंकि इसमें भी एल की वैल्यू 0 है, इसमें भी। तो मतलब एंगुलर नोड जो है वो एस ऑर्बिटल्स में नहीं होते हैं। पी में एंगुलर नोड जैसे आपके पास 2p में, तो कितना आ गया? 1। तो ये आ जाएगा 1 एंगुलर नोड। 3p में 1, इस तरह से, है ना। तो एल के ऊपर डिपेंड करता है। और 3d में तो उस तरह से कर लो, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3d में? डी में 0 1 2 2, तो 2 एंगुलर नोड आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियल नोड आपने पढ़ा, एंगुलर नोड आपने पढ़ा एल के ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में वो जो है इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसी भी उसमें अगर कितने प्रेजेंट हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द n-1। ये इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं पूछती हूँ कि 1s में कितने नोड्स होंगे, टोटल नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? तो ये 1 है, तो 1 - 1 मतलब 0। इसमें किसी भी तरह के नोड्स नहीं होंगे, मतलब 0 टोटल नंबर ऑफ नोड होंगे। अब देखते हैं जरा, एल में तो एंगुलर नोड तो होता ही नहीं है इसमें। अब देखते हैं आपके पास कौन सा नोड, आपका रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या था? क्या रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला था? n-l, n-l-1। तो n आपके पास 1 है, l आपका 0 है, तो 1 - 1 0। तो जब यहीं से पता लग गया ना टोटल नंबर ऑफ नोड इसमें 0 है, तो उसमें कोई और नोड हो ही नहीं सकते हैं। जैसे आपके पास हम थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, 4s के लिए फाइंड आउट करते हैं। 4s के लिए टोटल नोड कितने होंगे? तो टोटल नोड्स फॉर 4s, टोटल नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स फॉर 4s इज इक्वल टू n-1। n कितने हैं? 4 - 1 मतलब टोटल 3 होंगे। अब देखते हैं इसमें रेडियल नोड कितने होंगे। रेडियल नोड्स इज इक्वल टू l माइनस n-1 माइनस l। n कितना है इसमें? 4, l कितना है? 0 और -1, तो कितना आ गया? 3 आपके पास जो है इसमें क्या हो गए? रेडियल नोड्स हो गए। और s है तो इसमें जो है वो नोडल प्लेन तो होंगे नहीं है, एंगुलर नोड होंगे ही नहीं। तो एंगुलर नोड इसमें, एंगुलर नोड्स कितने हैं इसमें? 0। तो टोटल नोड्स देखो पहले ही हमने पता लगा लिया कि 3 है, तो टोटल 3 कौन से हैं? वो सिर्फ रेडियल नोड है। अब जैसे 4d की बात करते हैं हम, 4d में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑन 4d, 4d जो है वो n-1 ही होगा, तो कितने आ गए? 3। अब देखते हैं इसमें कितने रेडियल होंगे, कितने जो एंगुलर होंगे। तो रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? n कितना है इसमें? 4। n कितना है? 4 इसमें n है। d कितना है आपके पास? d की वैल्यू जो है वो 2 आती है। ठीक है, 2 और -1, तो कितने आ गए इसमें रेडियल नोड? इसमें आए रेडियल नोड आपके पास 1। एक बार द्वारा SPDF, तो 0 1 2, हाँ जी 2 है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास एंगुलर नोड देखते हैं इसमें कितने होंगे। एंगुलर नोड्स कितने होंगे इसमें? एंगुलर नोड जो एल के बराबर होते हैं, मतलब दैट इज मीन 2।
तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए 3। तो देखो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होके जो है टोटल नंबर ऑफ नोड जो है उतने ही आए। सिमिलरली आप जो है वो 3p की बात करते हैं। अब हम 3p में कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे, दैट इज अब n-1 करेंगे तो 2 आ गया, सीधे लिख दिए टोटल नंबर ऑफ नोड हमारे पास 2 है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 2 हैं 3p में। रेडियल नोड कितने हैं इसमें, रेडियल नोड्स इसमें जो है वो कितने हो जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें 3 है, माइनस उसमें जो है वो आपका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है p की वैल्यू 1 है, और 1 और -1 तो कितने आ गए इसमें, 1 आ गया, 1 नोड रेडियल नोड। अच्छा जी, अब हम करेंगे उसमें क्या, कौन सा, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड भी बोलते हैं बेटा, नोडल प्लेन भी बोलते हैं, या इनको रेडियल नोड बोलते हैं, या आपके पास जो है वो स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं रेडियल नोड्स को। तो ये अब देखो कितना, ये डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, ये p की वैल्यू के ऊपर। तो p की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो 4 हो गए। तो आज एक में इतना ही काफ़ी है। ये आज हमने जो ज्योमेट्री पढ़ी इनके बारे में, नोड्स पढ़े, सारे नोड्स के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको समझ आया होगा, और इनको अच्छे से करना बेटा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं हम, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट।